हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स? कब आया ये फोर्स में? यह है 1 अक्टूबर 1932 में ये फोर्स में आया है। The Indian Partnership Act 1932 came into force on 1st October 1932 except for section 69। 69 जो सेक्शन है वो 1 अक्टूबर को नहीं लगा और जो कि लगा है विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 1933। तो ये 1933 में लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज बिजनेस इंक्लूड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? मतलब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो बिजनेस वर्ड यूज किया है तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, इन तीनों को शामिल किया गया है। ये डिफाइन करता है एज पर सेक्शन 2B में। इसके बारे में बताया गया है कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट है, which acts provision continue to apply to partnerships unless inconsistent with the Indian Partnership Act 1932? तो मतलब यहाँ पूछा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट के साथ कौन सा एक्ट है जो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, जो उसके साथ उसके भी प्रोविजन लागू होंगे। तो ये जो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के तहत सारे काम होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उसको कैसे आप इन्फोर्स करा सकते हैं, ब्रीच होने पे क्या उसकी रेमेडीज है, ये सब इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट के तहत होती है तो यहाँ पर इसके भी जो प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो यहाँ पर लागू होंगे। तो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स दैट the unrepealed provisions of the Indian Contract Act 1872 apply to partnership unless they contradict the Partnership Act। जब तक वो पार्टनरशिप एक्ट के विपरीत नहीं जाते, असंगत नहीं होते हैं, तब तक वो उस हद तक वो पार्टनरशिप एक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। ये सेक्शन 3 मेंशन करता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? है ना, तो ये जो पार्टनरशिप क्या है, इस एक्ट के तहत क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है रिलेशन वेयर 2 or more पर्सन शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो शेयर कर रहे हैं, है ना, मतलब प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये सेक्शन 4 इसके बारे में मेंशन करता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who agree to share the profit of business carried on by all or any of them। मतलब ऐसा बिजनेस जो सभी के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर उनमें से किसी के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ऐसे पर्सनों का एक रिलेशन है। तो धारा 4 के अनुसार साझेदारी वह संबंध है जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति व्यवसाय से होने वाले लाभ को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज अ पार्टनरशिप अराइज एज पर द एक्ट? मतलब जो पार्टनरशिप है वो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बनती है ना, एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि एक्ट में किस तरीके से पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम पार्टनरशिप बनाते हैं एक्ट में। सेक्शन 5 मेंशन करता है कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्टेटस। स्टेटस से नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है। मेंबर ऑफ HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रनिंग अ बिजनेस आर नॉट कंसिडर्ड पार्टनर्स। अब जो HUF के द्वारा जो बिजनेस चलाया जा रहा है वहां पर वो जो मेंबर्स है वो यहाँ पे पार्टनर नहीं माने जाएंगे, मतलब ये पार्टनरशिप का फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एग्रीमेंट के तहत संविदा द्वारा ही उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विच फैक्टर डिटरमाइंस वेदर अ पर्सन इज अ पार्टनर इन अ फर्म? तो कौन सा फैक्टर ऐसा, कौन सा कारक ये निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप का पार्टनर है
या नहीं है, ये कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पार्टनर है या नहीं है। तो सेक्शन 6 इसके बारे में मेंशन करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग अलोन डज नॉट मेक अ पर्सन अ पार्टनर बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन पार्टनरशिप। मतलब ये अकेला ये ही एक निर्धारित करने का कारक नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि वो पार्टनर है या नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज अ पार्टनरशिप कंसिडर्ड पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छा के अनुसार साझेदारी कि पार्टनर्स की इच्छा के अनुसार साझेदारी की जा रही है, तो ये कब माना जाएगा, ये कब कंसिडर किया जाएगा, तो जब टाइम फिक्स नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, जैसे किसी पर्टिकुलर काम के पर्पस के लिए हमने पार्टनरशिप की कि ये काम करना है हमको, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप, या पर्टिकुलर इतने ड्यूरेशन के लिए हमको पार्टनरशिप में काम करना है तो उस ड्यूरेशन के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जहाँ पर ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है वहाँ पर जो होगा पार्टनरशिप एट विल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन इट्स ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड तो ये पार्टनरशिप एट विल माना जाता है। सेक्शन 7 इसके बारे में बोलता है कि सेक्शन 7 स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो फिक्स ड्यूरेशन और प्रोविजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना ही कोई टाइम पीरियड दे रखा है या फिर ना तो डिसोल्यूशन के लिए कुछ बोल रखा है, तो इट इज कंसिडर्ड पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट है व्हाट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब एक विशेष साझेदारी क्या होती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो विशेष साझेदारी जो होगी वो जो पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर, मतलब जो पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर उपक्रम के लिए बनाई गई है ना, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से काम करने के लिए बनाई गई है, तो वो स्पेसिफिक वेंचर होगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाएगी। तो सेक्शन 8 बोलता है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग एंड डिसॉल्व वंस द वेंचर इज कंप्लीटेड। जो जिस कार्य के लिए वो बनाया गया था, जो स्पेशल पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया था, एक बार जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सेक्शन 8 में बोला है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या है पार्टनर्स की, ये पूछा गया है। तो उनकी ड्यूटी है ईच पार्टनर मस्ट वर्क फॉर द कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। प्रत्येक साझेदार का क्या राइट होगा, क्या ड्यूटी होगी कि वो फर्म के एडवांटेज के लिए काम करे, सामान्य लाभ के लिए काम करे, मतलब अपने गेन के लिए नहीं, फर्म के लिए उसको काम करना है। तो सेक्शन 9 मेंशन करता है as per Indian Partnership Act, every partner must act with honesty and faithful and work for the common advantage of the firm. They must provide true accounts and accurate information to each other. उनको मतलब आपस में एक्यूरेट और ट्रू इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सेक्शन 9 इस बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट है if a partner causes loss to the firm due to fraud, he must indemnify the firm. Which section state that? मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर किसी पार्टनर ने धोखाधड़ी करी, कोई फ्रॉड किया और उसके कारण क्या हुआ, फर्म को कोई हानि होती है, तो उस फर्म की हानि की पूर्ति करने के बाद किस सेक्शन में बोली गई, तो ये सेक्शन 10 में इसके बारे में बोला गया है। अब if a partner commits fraud in conducting the firm's business and causes loss, he must indemnify the firm for that loss। तो ये उसे सेक्शन 10 में बोला है कि उसे उस लॉस को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। नेक्स्ट है कैन अ पार्टनर कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस व्हाइल बीइंग इन अ पार्टनरशिप। पूछा गया है कि कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप का एक पार्टनर है, वो कुछ अदर बिजनेस करना चाहता है ना, पार्टनरशिप में है लेकिन वो कुछ दूसरा बिजनेस भी करना चाहता है, तो क्या कर सकता है, तो ये है कि हाँ कर तो सकता है, लेकिन वो इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउस इट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर्स पार्टनरशिप के दौरान दूसरा बिजनेस कर सकते हैं तो वो कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा मेंशन नहीं है, वहाँ प्रोहिबिट कर रखा है, तो वो नहीं करेगा।
तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंक्लूड अ क्लॉज रेस्ट्रिक्टिंग अ पार्टनर फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी अदर बिजनेस व्हाइल बीइंग इन द फर्म। तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत इस क्लॉज को डाल के। सेक्शन 11 में मेंशन है। हाउ शुड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तो जनरली यही बोला है कि इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, लेकिन अगर वो कुछ और रेशो रखना चाहते हैं तो वो उसके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसको मेंशन करना होगा। तो राइट ऑप्शन है इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। सेक्शन 13 सब क्लॉज बी बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो फिर इक्वल बांटेंगे, और अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ऑल पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। भले ही उनके जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं, वो इक्वल रूप से करेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया है तो फिर उस रेशो में वो बांटेंगे। नेक्स्ट है डू पार्टनर्स हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द फर्म्स बुक। तो क्या पार्टनर्स को फर्म की बुक को इंस्पेक्ट करने का राइट है क्या। तो है, वो कर सकते हैं। यस दे हैव फुल राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑल द फर्म्स बुक। उन्हें राइट है। तो सेक्शन 12 सब क्लॉज डी में इस बारे में बोला गया है। एवरी पार्टनर हैज द फुल राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एंड एनी ऑफ द फर्म्स बुक। वो कॉपी भी कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी ले सकते हैं, है ना। व्हाट डज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो पूछा गया है कि सेक्शन 14 में बोला है कि पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मतलब उसकी प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा, फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा, इस बारे में पूछा गया है। तो फर्म की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी इनिशियली ब्रॉट इनटू द फर्म, जो स्टार्टिंग में जब जब फर्म स्टार्ट कर रहे तब जो प्रॉपर्टी लाए वो, प्रॉपर्टी परचेज बाय द फर्म, फर्म ने जो खरीदी है वो, और बिजनेस रिलेटेड असेट्स एंड गुडविल, ये सब फर्म की प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। तो सेक्शन 14 में बोला है कि फर्म की संपत्ति में वह सभी संपत्तियां शामिल होती है जो प्रारंभ में साझेदारों द्वारा लाई गई हो, फर्म द्वारा अधिग्रहित की गई हो या व्यापार के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें गुडविल भी शामिल है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 15 हाउ शुड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बी यूज्ड। पूछा गया है कि जो फर्म की संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी, उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स केवल उसको बिजनेस के पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं करना है। तो सेक्शन 15 मेंशन करता है कि अनलेस द अदरवाइज एग्रीड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। देखिए पार्टनरशिप में सारे काम जो करने हैं ना वो एग्रीमेंट के तहत ही होते हैं ना, जो भी करना है वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, किसी चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाना किसी चीज नहीं, तो फिर जो एक्ट में जैसे दिया है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, भले ही उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, है ना। फिर यहाँ पे ये है कि अगर फर्म की संपत्ति यूज करनी है तो वो फर्म के लिए ही यूज होगी, लेकिन हाँ अगर पर्सनल यूज के लिए करना है तो वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।